हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। सो यार देखो, अब बात ये है कि आज हम लोग करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फुल्ली रिवाइज इन टोटल 20 मिनट्स। तो आपको कुछ नहीं करना, बस बैठ के आराम से सुनना है मैं क्या बोल रही हूँ। और ये जो पीछे आपको हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स दिख रहे हैं, ये आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है भारती_मैम_बायोलॉजी। तो ये आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सो आपके 12th में अब बस 3 महीने रह गए हैं एग्जाम्स आने में, और वो 3 महीने में हमें थोड़ा स्मार्टली चलना पड़ेगा और स्मार्ट रिवीजन हमें ज़रूरी है टाइम टू टाइम। सो आई एम स्टार्टिंग दिस 10x रिवीजन सीरीज। आई होप ये आपको पसंद आएगी। आई होप ये आप बच्चों को, अपने साथ के स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरह के और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका भी वन शॉट आपको मिलता रहेगा विद दीज शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो अब लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव एग्जैक्टली 19 मिनट्स लेफ्ट। ओके, चलिए अब अगर मैं बात करती हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर मैं WHO के रिगार्डिंग बोलूँ तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसी हेल्थ है जहां पर हम लोग हर एक एस्पेक्ट में, यानी कि टोटल वेलबींग की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, लाइक फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ और सोशल हेल्थ। इन चारों एस्पेक्ट में हम लोग विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन देखते हैं। अगर इन चारों एस्पेक्ट में कोई पर्सन इज हेल्दी तो हम उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कंसिडर करेंगे। अब यार देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब यार देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अभी भी मतलब अब जाके बहुत ज्यादा इस पे ध्यान दिया गया है ना, लेकिन स्टार्टिंग में इतना ध्यान नहीं दिया गया था। बट इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया था इन द ईयर 1951। अब यार क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, लेकिन सोल्यूशन आपको इससे मिला था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से, जिसको आगे जाके हमने मॉडिफाई किया और बना दिया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। अब प्रॉब्लम्स थी कि यार लोगों को नहीं पता था कि ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हर एक ट्रेडिशन में अलग अलग ब्रेस्ट फीडिंग को लेके मिथ्स है। अभी तुरंत जो ब्रेस्ट फीड करते हैं, वो जो मिल्क आता है उसको नहीं पिलाना चाहिए। कुछ बोलते हैं 1 दिन पिलाओ फिर 4 दिन मत पिलाओ। ठीक है, उसको लेके अवेयरनेस नहीं थी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को लेके अवेयरनेस नहीं थी। सेक्स अब्यूज को लेके, चाइल्ड सेक्स अब्यूज को लेके, है ना, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स को लेके इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं मेटरनल हेल्थ की, है ना, मदर की हेल्थ के रिगार्डिंग की, क्या करना चाहिए, जो अभी अभी पार्चुरेशन हुआ है, जिसने डिलीवरी करी है, उसकी हेल्थ को कैसे सही रखा जा सकता है, इन सब चीजों पे ध्यान देना था। ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स थी कि यार क्या कहते हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत, इनको क्योर करना बहुत जरूरी था। तो इसके लिए बहुत सारे एनजीओज ने ऑडियो विजुअल अवेयरनेस यूज किया, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करा, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करा, है ना, रेडियोस का इस्तेमाल हुआ, एडवर्टाइजमेंट्स का इस्तेमाल हुआ, लोगों को एजुकेट किया गया अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में, है ना। ऐसे बहुत सारे स्लोगन सुनने में आए, जैसे कि हम दो हमारे दो, है ना, बच्चे दो ही अच्छे। ऐसे बहुत सारे ये चीजें बताई गई कि यार ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन साइज जो था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, पॉपुलेशन साइज वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वो इतना बढ़ रहा था कि इन द ईयर 1900 वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी इट वाज 2 बिलियन, और इंडिया की पॉपुलेशन 350 मिलियन थी। 2000 आते आते वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई और इंडिया की 1 बिलियन हो गई। 2011 में 7.2 आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हुई और 1.2 बिलियन आपकी इंडिया की पॉपुलेशन हो गई। एंड दीज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू नीट एंड योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, ये सारी चीजें जो पॉपुलेशन का साइज था धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि खाने के लिए उतना ही है, रहने के लिए स्पेस उतना ही है, तो इसको कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब ये रीजंस क्या थे, ये पॉपुलेशन साइज क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि डेथ रेट का डिक्लाइन हो रहा था, मेटरनल मोर्टालिटी रेट भी डिक्लाइन हो रहा था, फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो गई थी, है ना, रिप्रोड्यूसिबल एज जो हो गई थी वो इंक्रीज हो गई थी, है ना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी क्या हो गया था, कम हो गया था। तो यार ये सारी की सारी चीजें
हो रही थी, जिसके वजह से आपका पॉपुलेशन साइज क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स भी लगाए गए, जैसे कि मैरिजेबल एज को फीमेल्स के लिए 18 कर दिया गया और मेल्स के लिए 21 ईयर्स कर दिया गया। अब इस दौरान में बर्थ कंट्रोल वॉज अ बिग 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 प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए। यार बर्थ कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। अब बर्थ कंट्रोल के लिए देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल, लेकिन उन कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। अब जब उन कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में लोगों को पता नहीं था तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। अब अवेयरनेस फैलाई गई तो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव को ज्यादा आगे किया गया जो कि यूजर फ्रेंडली है, इजीली अवेलेबल होते हैं, अफेक्टिव होते हैं, विच कैन बी रिवर्सिबल। यानी कि अगर आज कोई एक कपल चाह रहा है कि ये भी 1-2 साल तक बच्चा ना हो तो वो उसको 1-2 साल बाद रिवर्स कर सके और इजीली कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो और कोई इंटरफेरेंस ना हो इन देयर सेक्सुअल एक्टिविटीज, ठीक है। ऐसा बर्थ कंट्रोल ढूंढना जरूरी था। तो इस तरह के कई सारे बर्थ कंट्रोल सामने आए। हम लोग मेजरली 3 मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, आपका नेचुरल मेथड्स और एक आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड्स में आपका बैरियर मेथड्स आता है, इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस आते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं, इम्प्लांट्स आते हैं, केमिकल मेथड्स आते हैं। बट अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल मेथड की, है ना, नेचुरल मेथड में क्या हो रहा है? नेचुरल मेथड में हम लोग 3 तरह के मेथड्स पढ़ते हैं, विड्रॉल मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और लैक्टेशनल एमेनोरिया। जब मैं विड्रॉल मेथड की बात करूंगी तो ड्यूरिंग अ कॉप्युलेशन जो क्या कहते हैं, जो मेल पार्टनर होता है वो विड्रॉ कर लेता है अपना पीनस फ्रॉम द वजाइना ऑफ द फीमेल जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन, ताकि इंसेमिनेशन वुमेन की बॉडी में ना हो। बट इसके साइड इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स यानी कि ये सबसे ज्यादा फेल होने के चांसेस यहां पर आते हैं। फिर है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो हम सबको पता है विमेन में 10th से लेके 17 डे तक फर्टिलिटी पीरियड सबसे मतलब फर्टाइल पीरियड होता है, जहां पर विमेन का कंसीव करने का चांसेस हाई होता है। तो इस दौरान अगर एक कपल अवॉइड करता है हैविंग सेक्स तो वो आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। यहां पर 6 मंथ मतलब लैक्टेशन के बाद, लैक्टेशन के टाइम पीरियड पे प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। डिलीवरी के बाद एक लैक्टेशन का टाइम पीरियड आता है जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उस समय प्रोलैक्टिन का लेवल एकदम बढ़ जाता है और दूसरी ही तरफ आपका ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम रिलीज ही नहीं हो रहा है, ओवम बन ही नहीं रहा है। ओवम नहीं बनेगा तो अगर अनप्रोटेक्टेड कॉइटस भी होता है तो भी बहुत मतलब कंसेप्शन का चांसेस नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे बैरियर मेथड। बैरियर यानी दीवार खड़ा करना। दीवार खड़ी करने का मतलब क्या है कि हमें स्पर्म और ओवा को आपस में फिजिकली मीट करने से रोकना है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं कॉन्डम्स। इसमें फीमेल कॉन्डम्स भी आती है, मेल कॉन्डम्स भी आती है, रबर के बने होते हैं, लेटेक्स के बने होते हैं। फीमेल कॉन्डम्स आर मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन। मेल्स में ये पीनस पे पहना जाता है, पीनस कवर करी जा रही है, और फीमेल्स में देयर जो कॉन्डम्स है वो कवर करता है वजाइना को और सर्विक्स को, ताकि जो स्पर्म है अगर एंटर होता भी है तो वो ओवा के पास नहीं पहुंच पाता। दूसरी तरफ देयर वर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। अब ये जो सारे के सारे हैं ये रबर बैरियर्स थे और ये फीमेल यूज करती है और ये सारे क्या करते थे, सर्विक्स को कवर करते थे। बट यहां पर देयर इज नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीआईज। कॉन्डम में मेल कॉन्डम्स दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीआईज एज वेल। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो फीमेल कॉन्डम्स है दे आर रीयूजेबल, ठीक है। ये सारी चीजें आपका बैरियर मेथड में आता है। फिर स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, फोम्स एंड जेलीज की अगर मैं बात करती हूं तो आपका अगर हम लोग कोई केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स का यूज होता है, ऐसी जेलीज का यूज होता है, फोम्स का यूज होता है जो स्पर्म को मार देते हैं, उनकी फर्टिलिटी पावर छीन लेते हैं, उनकी मोटिलिटी का रेट कम कर देते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं वहां पर एसिडिक मीडियम, एसिडिक पीएच क्रिएट कर रहे हैं, जिसके वजह से आपका क्या कहते हैं स्पर्म की डेथ होनी शुरू हो जाती है, मतलब उनका काम करने का एफिशिएंसी कम हो जाता है और जिसके वजह से वो आगे जाके ओवा को नहीं फर्टिलाइज कर पाते। और ये यूजुअली कपल यूज करते हैं विद दी आपका बैरियर मेथड्स के साथ, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस।
These are the devices which are not inserted by the user itself. इसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है और ये वाइडली एक्सेप्टेड है. तो आईयूडीज जो हैं देयर आर नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज और मेडिकेटेड आईयूडी. नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म होगा. एग्जाम्पल आपका लिपीज लूप है. मेडिकेटेड में आपका एक हार्मोन रिलीजिंग है और एक कॉपर रिलीजिंग है. कॉपर रिलीजिंग से नीट के अंदर आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन. तो कॉपर रिलीजिंग क्या कर रहा है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म. ये जो इसके कॉपर आयन है, इसमें यहां पर आपको ना कॉपर आयन मिल जाते हैं. तो कॉपर आयंस क्या कर रहे हैं, ये सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ दी स्पर्म की, यानी कि उनकी मोटिलिटी रेट कम कर देंगे, उनकी फर्टिलाइजिंग पावर छीन लेंगे. एग्जाम्पल कॉपर 7 मल्टीलोड 375 हो गया है. हार्मोन रिलीजिंग में क्या कर रहा है, यूट्रस का एनवायरमेंट इतना अनसूटेबल बना देंगे कि इंप्लांटेशन हो ही नहीं पाएगी. सर्विक्स का म्यूकस इतना थिक कर देंगे कि स्पर्म वहीं पर आके रुक जाएंगे, आगे बढ़ ही पाएंगे. तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. तो एग्जांपल हो जाता है प्रोजेस्टासर्ट और आपका LNG-20. इसके अलावा वी हैव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर जिसको हम लोग टैबलेट्स कहते हैं. ये नॉन स्टेरॉइडल होती है और स्टेरॉइडल होती है. नॉन स्टेरॉइडल में आपका एक लौता एग्जांपल आपको यहां पढ़ना है, दैट इज सहेली. यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इंप्लांटेशन नहीं होने दी जाती है. ठीक है, यहां पर पिल को जो है वंस अ वीक लिया जाता है. इसकी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है. इधर पर एक मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है विच इज सेंटक्रोमन मॉलिक्यूल, जो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर रहा है. एंड सहेली जो थी वो बनाई गई थी बाय CDRI लखनऊ ने बनाई थी. वहीं पर स्टेरॉइडल पिल्स क्या करती है, यहां पर आपको कंबाइंड पिल्स मिलेंगी, मिनी पिल्स मिलेंगी. कंबाइंड पिल में जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों यूज होगा, मिनी पिल में सिर्फ प्रोजेस्टेरोन यूज होगा. तो ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती है. ठीक है, और ये 21 दिन लगातार ली जाती है. ठीक है, और ये काफी इफेक्टिव होती है, लेकिन देयर आर लिटिल विल साइड इफेक्ट्स एज वेल. एग्जाम्पल आपका प्रोजेस्टोजेंस और माला डी माला एन आपका एग्जाम्पल हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इम्प्लांट्स की, इनका जो एक्शन ऑफ मैकेनिज्म है वो एग्जैक्टली लाइक स्टेरॉइडल पिल है. ये स्किन के अंदर इम्प्लांट करे जाते हैं. प्लांट्स फैन के शेप में सिलिकॉन के बने होते हैं. ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करते हैं. प्रोजेस्टाजेंस प्रेजेंट होते हैं या फिर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है ऑफ प्रोजेस्टाजेंस एंड ईस्ट्रोजन. और ये आपकी ओरल पिल से दे आर मच मोर इफेक्टिव, ज्यादा टाइम पीरियड तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं. फिर आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसको हम लोग मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी ली जाती है. व्हेन अ कपल हैव अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस होता है या फिर किसी रेप केसेस में ये पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है. तो बेसिकली यहां पर आपको दोनों मिलेगा, प्रोजेस्टेरोन भी मिलेगा, एक प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल मिलेगी. यहां पर आपको सिर्फ प्रोजेस्टेरोन प्लस आपका ईस्ट्रोजन भी मिलेगा. तो यहां पर 72 आवर्स विदिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस ये लिया जाता है और ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो. इसमें आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस भी एक्ट करता है एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन या फिर मॉर्निंग आफ्टर पिल. लास्ट जो है वो हमारा सर्जिकल मेथड है. सर्जिकल मेथड आपका, इसमें रिवर्सिबिलिटी रेट बहुत कम हो जाता है, इसलिए बहुत लास्ट ऑप्शन रखते हैं कपल इसके लिए, है ना. ये अफेक्टिव बहुत ज्यादा है. इसमें क्या किया जाता है, दो तरह से है. यहाँ पर हमारे पास एक ट्यूबेक्टोमी होता है, एक वेसेक्टोमी होता है. ट्यूबेक्टोमी होता है जब आप, जो फीमेल्स में हो रहा है, जहां पर फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई कर दिया जाता है. और जब वो कट एंड टाई होता है तो उसका एकमात्र एम यह है कि हम गैमीट को ट्रांसफर नहीं होने देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज वैसे ही रहेगा. वेसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट एंड टाई किया जाता है ताकि स्पर्म ओवा तक ना पहुंच जाए. बाकी सीमेन रिलीज होता है ड्यूरिंग इंसेमिनेशन इजैक्यूलेशन में, बस उस सीमेन में स्पर्म नहीं होता है. और ये सबसे बड़ा मिथ है रिगार्डिंग वेसेक्टोमी. फिर आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ये एक तरह का कॉन्ट्रासेप्शन मेथड नहीं है. ये MTP अगर मैं कॉमनली बोलूं तो इट इज अबॉर्शन. अबॉर्शन की अगर मैं बात करती हूं तो ये वॉलंटरी होता है. ठीक है, इट इज और ये माना जाता है कि फर्स्ट जो 3 महीने है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये थोड़ा ये सेफ है, लेकिन उसके बाद ये बहुत ज्यादा अनसेफ हो जाता है. ठीक है, अब जो अमेंडमेंट एक्ट था वो आया था 2017 में. किसका, आपके MTP का. 1972 में आपका ये लीगलाइज हुआ था. ठीक है, तो इसमें बोला गया था दैट
एमटीपी इसलिए लिया जा रहा है ताकि इलीगल अबॉर्शन को रोका जाए। सेफ अप टू 12 वीक्स, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है, उसके बाद ये रिस्कियर हो जाता है। डिक्रीज मदर मोर्टालिटी रेट का डिक्रीज हो जाता है और फीमेल फीटिसाइड को रोकने में बहुत हेल्प करी गई थी। फीमेल फीटिसाइड एक ऐसी चीज है जहां पर अगर कपल को ये पता चलता था कि जो होने वाला बच्चा है वो एक फीमेल है तो उसको मार दिया जाता था, तो इसको हमने टर्म दिया था फीमेल फीटिसाइड। अब ये पता कैसे चल रहा है कि बच्चा लड़का है या लड़की है, तो उसके लिए एक टेक्निक थी एमनियोसेंटेसिस, जो अगर किसी बच्चे को कोई डिसऑर्डर है वो भी बता सकती थी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बता सकती थी। लेकिन वी पीपल टेंड टू यूज थिंग्स फॉर रॉन्ग डीड्स, तो कपल क्या करने लग गए कि इससे जेंडर बताने लग गए, पता करने लग गए, और जेंडर पता करने के चक्कर में जैसे ही फीमेल होता था वैसे ही उसको अबॉर्ट कर दिया जाता था, तो इसको स्टैट्यूटरी बैन भी लगा था। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है एसटीआईज के बारे में भी बात करता है, वेनरल डिजीजेस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिस्क ग्रुप सबसे ज्यादा कौन सा है, 15 to 24 एज वाला, ट्रांसमिशन सेक्सुअल इंटरकोर्स से है, ट्रांसमिशन बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज से है। ठीक है, ये सारा होता है। अब कैटेगरी बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, वायरल। बैक्टीरियल में गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस आ जाती है, प्रोटोजोन में ट्राइकोमेनियासिस आ जाती है, और वायरल में जेनाइटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वॉट्स और आपका एड्स आ जाता है। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि हेपेटाइटिस बी हो गया, एड्स हो गया और जेनाइटल हर्पिस हो गया, इन तीनों के अलावा सब क्योर हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों क्योरेबल नहीं है। लास्ट जो टॉपिक होता है बेटा जी इस चैप्टर का, दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है कि अगर एक कपल 2 साल के लिए है ना अनप्रोटेक्टेड कोइटस कर रहा है लेकिन फिर भी दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस अ बेबी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी बोलेंगे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, फिजिकल डिजीज, साइकोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, कॉन्जेनाइटल, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट इस इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बनी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज 2 तरह की थी, इन विट्रो और इन वीवो। इन विट्रो जहां पर जो फर्टिलाइजेशन हुई वो बॉडी के बाहर करी गई, इन विवो जहां पर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर करी गई। अब अगर हम लोग बात करते हैं जिफ्ट की, सबसे पहले देखो क्या हुआ, हमने एक ओवम लिया, हमने एक स्पर्म लिया, हमने टेस्ट ट्यूब में उसको बाहर फ्यूज करा, तो ये इन विट्रो होगी। अब वो 8 ब्लास्टोमेयर या उससे थोड़ी सी ज्यादा स्टेज पे पहुंचा, मैंने क्या करा, उस जाइगोट को, उस 8 ब्लास्टोमेयर वाले जाइगोट को मैंने बॉडी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, तो ये जिफ्ट हुआ। अब अगर मैं उसको थोड़ा और डेवलप होने देती, मैं उसको 16 ब्लास्टोमेयर स्टेज के आगे जाने देती और फिर मैं उसको यूट्रस में इंप्लांट कर रही हूं, डाल रही हूं, तो वो इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर हो गया। अब अगर मैं क्या कर रही हूं, मैंने बाहर स्पर्म लिया, मैंने बाहर ओवा लिया, मैंने ओवा के अंदर डायरेक्टली क्या किया, मैंने स्पर्म ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली वो करा, स्पर्म इंजेक्ट कर दिया, उसको ग्रो करा और फिर मैंने विमेन की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, तो वो आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इन वीवो की बात करूं, इन वीवो में आता है सबसे पहला गिफ्ट। ये उन कंडीशन में होता है जहां पर जो मदर है उसकी यूट्रस इज हेल्दी टू डेवलप अ बेबी, बट वो गैमीट अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो हम लोग गैमीट लेते हैं डोनर से, मदर की बॉडी में इंसर्ट करते हैं, तो अब जब गैमीट ही अंदर है तो आपका फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और इसी को हम लोग गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। फिर है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करती हूं तो यहां पर ये उस केस में हो रहा है जहां पर मेल का स्पर्म काउंट क्या है, लो है। अब जब स्पर्म काउंट लो होगा तो उसको ठीक करने के लिए या तो डोनर स्पर्म लिया जाता है और डोनर स्पर्म को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल और फिर फ्यूजन अंदर होता है। इसके अलावा वी हैव इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। अब हमने क्या करा, जो स्पर्म लिया डोनर से उसको वजाइना में ट्रांसफर करने की जगह सीधे यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया आर्टिफिशियली, तो दैट इज इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। ये आपका सारा का सारा क्या है, दिस इज योर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये सारी की सारी आपकी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में आती है। अब एसटीआईज में अगर सिम्टम्स की बात करूं तो अर्ली डिटेक्शन में इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, लेट डिटेक्शन में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर दी प्रेगनेंसी जब जो इम्प्लांटेशन होती है वो यूट्रस की जगह फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, कहीं और हो जाए, तो उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। प्रिवेंशन कैसे कि अवॉइड हैविंग सेक्स विद
मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। इसके अलावा कॉन्डम यूज करने से, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा यूज है, बहुत अच्छा तरीका है जिससे STIs को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। सो यहां पर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा समराइज हो गया है विद इन 20 मिनट्स एंड आई वुड से विद इन 19 मिनट्स। सो ऑल द बेस्ट गाइस। इसी तरह की अगर और वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना कि अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एंड अगर अभी भी कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ली है, आप NBTS टेस्ट सीरीज ले सकते हैं एट द रेट ₹99 पर मंथ में, सिर्फ 99 रुपए पर मंथ में आप NBTS ले सकते हैं। आपको इस महीने में, जैसे आप इस मंथ का लेते हैं तो इस महीने में जितने भी टेस्ट होते हैं NBTS में वो आप सारे दे पाओगे, है ना। तो ये ऑनलाइन वर्जन आपको इसमें 99 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड पढ़ते रहो, वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट।